जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करुण क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, लेक्चर वन ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको दिखेगा। फिर से एक लेक्चर वन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक रिफाइंड वर्जन है, एक एडवांस वर्जन है जो टारगेट करेगा पीसीएस जुडिशियल और जो लॉ ऑप्शनल होता है यूपीएससी में, तो उनको ज़्यादा टारगेट करेगा ये। तो इसीलिए ये लेक्चर वन दोबारा मैं आपको दे रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन, राइट। अब देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे व्हाट इज मीन बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच टू द अर्थ, ये यूपीपीसीएस जुडिशियल 1986 में पूछा गया है। वैसे ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में आपने शॉर्ट नोट लिखना है, बिहार जुडिशरी एग्जाम 1986 आपको दिख रहा है। अटैच टू अर्थ क्या होता है, ये यूपीपीसीएस जुडिशियल 2018 में पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट देखते हैं, डिफाइन प्रॉपर्टी है। विच प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, ये पूछा गया है यूपीपीसीएस जुडिशियल 2015 में। और डिस्कस प्रॉपर्टी, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, बिहार जुडिशरी 2006 में पूछा गया है। व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसफर, एक्सप्लेन। और आगे पूछा गया है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखिए, ये बिहार जुडिशरी में आपको 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आइए जरा इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो देखिए, आपका जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर इसके सेक्शन 5 में आता है। तो देखिए, आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये आया है 1882 और ये आज तक चल रहा है। तो ऐसे कैसे चल पा रहा है, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 13। बिकॉज ऑफ आर्टिकल 13 ये चल रहा है क्योंकि आर्टिकल 13 जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक दिखता है लॉ, जिसे आप विधि कहते हैं, और एक दिखता है आपका लॉ इन्फोर्स, जिसे आप प्रवर्त विधि कहते हैं। और लॉ इन्फोर्स की परिभाषा अगर आप देखेंगे तो ये वो वाले लॉ होते हैं, वो वाले विधि होते हैं जो हमारे संविधान के लागू होने से पहले के हैं। संविधान के लागू होने से पहले के हैं, और आप अच्छी तरह जानते हैं हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उससे पहले के जो भी लॉज होते हैं वो लॉ इन्फोर्स होते हैं। तो यानी कि जो आपका टीपीए है ये किस श्रेणी में आता है, ये आता है लॉ इन्फोर्स की श्रेणी में। पहले तो ये समझना है आपने। अब देखिए, ऑब्वियसली जो टीपीए है जब वो भारत में लाया जा रहा है, भारत के एक आज़ादी से पहले का है वो, तो इसका जो एक नेचर होगा इसका, एक इसका जो रेशियो डेसिडेंडी होगा, रेशियो डेसिडेंडी, इसका मतलब क्या होता है, रेशियो डेसिडेंडी का मतलब होता है जो आधारभूत सिद्धांत होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है, ठीक है। बीपी मतलब बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि जो आधारभूत सिद्धांत होता है, तो उसको हम टेक्निकली रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं। तो रेशियो डेसिडेंडी इस टीपीए का इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें ये ध्यान दिया जाता है जो संपत्ति का जो अतरण हो रहा है, अंतरण हो रहा है, संपत्ति का जो ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का, वो जीवित व्यक्तियों के बीच हो, उसको ये नियंत्रित करता है। जीवित व्यक्तियों के बीच हो, उसको ये नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह है कि जो आपके कानून के द्वारा जो संचालित हैं, जो कानून के द्वारा जो संचालन होता है जिन मुद्दों पर, जैसे कि उत्तराधिकारी होता है, सक्सेशन होता है, जैसे कि दिवालियापन होता है, इंसॉल्वेंसी होता है, वहां पर ये नहीं जाता है, वो टीपी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वो ऑपरेशन ऑफ लॉ से होता है। जैसे दिवालिया हो गया, उत्तराधिकारी हो गया, ये चलता है आपका ऑपरेशन ऑफ लॉ से, वहां ये नहीं जाता है। तो रेशियो डेसिडेंडी क्या है इसका, ये सिर्फ ये देखता है कि दो जीवित व्यक्तियों के बीच ये जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है उसको केवल ये गवर्न करता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका एक और मतलब है कि ऐसा है कि अगर आप जानते हैं भारत की आज़ादी के बाद भारत एक संघीय ढांचे में है, एक फेडरल स्ट्रक्चर है भारत में। और ऐसे में क्या होता है कि कम से कम दो संप्रभु सरकारें होती हैं, टू सोवरन गवर्नमेंट। इसलिए भारत में आपको दिखता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दो एक संप्रभु सरकारें आपको दिखती हैं। अब ये कैसे पता चलता है, अगर आप अनुसूची 7 में जाते हैं, शेड्यूल 7 में जाते हैं, तो आपको तीन तरह की लिस्ट आपको दिखाई देती है। केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट दिखाई देती है। और आपको पता है जो हमारा लैंड है, जो जमीन है, या जमीन से संबंधित जो कानून है, कि वो कानून सारे राज्य बनाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो टीपीए है आपका, ये एक जनरल है। अगर वर्तमान में किसी राज्य में कोई राज्य सरकार ने कोई स्पेसिफिक कानून बना रखा है किसी मुद्दे पे, तो आपका वो स्पेसिफिक कानून जीत जाएगा, राइट। प्राथमिकता किसको मिलेगी, वो स्पेसिफिक कानून को जो राज्य ने बना रखा है, क्योंकि मैंने फिर बता रहा हूँ कि जो आपका लैंड होता है वो आपके राज्य सूची में आता है। टीपीए एक आपका जनरल है, ठीक है, ये बात आपने याद रखना है।
तो यहाँ से हमने क्या सीखा, टीपीए आपका एक प्रवर्त विधि के अंतर्गत आता है, लॉ इन्फोर्स के अंतर्गत आता है, और इसका जो रेशियो डेसिडेंडी है, यानी कि आधारभूत जो इसका सिद्धांत है, वो है कि ये जो एक्ट है, इट गवर्न्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, एक्ट ऑफ पार्टीज। और यहाँ पर पार्टीज क्या होनी चाहिए, ये लिविंग पर्सन होने चाहिए। चलिए अब और आगे देखते हैं हमें और क्या मिलता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इसकी अगर परिभाषा को आप देखना चाहते हैं तो आपको मिलेगी वो सेक्शन 5 में। जो आपको परिभाषा दिखेगी वो दिखेगी सेक्शन 5 में, ये आपको दिख रहा होगा सेक्शन 5। तो ये याद रखना, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिभाषा कहाँ पर है, तो वो है आपकी सेक्शन 5 में। क्या कहता है सेक्शन 5 कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, टीपीए क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट बाय विच, एन एक्ट है ये, बाय विच अ लिविंग पर्सन, ध्यान दीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिविंग पर्सन कन्वेस, कन्वेस का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है, प्रॉपर्टी के ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है। हम प्रॉपर्टी को भी देखेंगे, प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, लिविंग पर्सन में भी देखेंगे लिविंग पर्सन में क्या क्या आता है, और प्रॉपर्टी में भी देखेंगे क्या क्या आता है। तो यहाँ पर क्या देखा हमने कि लिविंग पर्सन के बीच प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब वो ट्रांसफर जो है वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, वर्तमान के लिए एकदम आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, वो भविष्य के लिए भी ट्रांसफर हो सकती है, राइट। अब जब मैंने भविष्य के लिए ट्रांसफर किया, कहा है आपसे ये बात, क्योंकि प्रेजेंट, वर्तमान और फ्यूचर, भविष्य के लिए, तो आपके मन में आएगा जो विल होती है, जैसे एक बुजुर्ग हैं घर के, एक पिताजी हैं, उन्होंने अपनी विल करी कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे दोनों बच्चों में बराबर बढ़ जाए। क्या ये विल जो होती है, क्या ये टीपीए में आएगी? तो देखिए नहीं आएगी, क्योंकि फ्यूचर वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रही है, परंतु मैंने क्या बोला कि लिविंग पर्सन, यानी कि बेचने वाला भी लिविंग होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, और जिसके नाम पे ट्रांसफर होना चाहिए वो भी उस समय लिविंग होना चाहिए, तो दोनों ही लिविंग होने चाहिए। पर विल के केस में क्या होता है कि जब ये एग्जैक्ट ट्रांसफर होता है, ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, तो उस समय ज्यादातर जो पिताजी होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, तो इसलिए याद रखिएगा विल जो होता है वो टीपीए के अंतर्गत नहीं आता है। और यहाँ पर जो ट्रांसफर है, जो लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करेगा, तो वो एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, या वो खुद भी हो सकता है, और टू हिमसेल्फ। अब और टू हिमसेल्फ में क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है कोई हस्बैंड है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी है, कल उसकी शादी हो गई, तो वो प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनरशिप देना चाहता है अपनी वाइफ को भी, फिर वो वही प्रॉपर्टी को वाइफ को और अपने आप को खुद को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो ये हो गया आपको सेल्फ। तो याद रखिएगा ये है परिभाषा आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की, जो हमें कहाँ दिखती है, सेक्शन 5 में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या मिलता है देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो वैलिड ट्रांसफर है, इसके 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो हम देखते हैं एक बार। देखिए सबसे पहला है लिविंग पर्सन, पहला है लिविंग पर्सन, दूसरा है द एक्ट, तीसरा है कन्वेयंस, और चौथा है प्रेजेंट और फ्यूचर, जो हमने समय की बात करी। तो सबसे पहले लिविंग पर्सन को देखते हैं। तो एक बार ब्लैक स्क्रीन में आ जाते हैं, यहाँ पर लिविंग पर्सन से क्या तात्पर्य है वो देखते हैं। तो लिविंग पर्सन, तो लिविंग पर्सन में देखिए क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका कंपनी आ जाएगा, यहाँ पर आपका एसोसिएशन आ जाएगा, यहाँ पर आपका बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएगा। अब ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आपकी रजिस्टर्ड भी हो सकती है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकती है, राइट, वो हम अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए लिविंग पर्सन में तो ज़्यादातर हमें ह्यूमंस ही समझ में आते हैं, ह्यूमंस वाली बात, बिल्कुल ह्यूमन जो होते हैं वो लिविंग पर्सन में आते हैं, परंतु कंपनी भी आपके लिविंग पर्सन में आती है, एसोसिएशंस भी आपके लिविंग पर्सन में आते हैं, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आपके लिविंग पर्सन में आते हैं, राइट। तो देखिए तो आसान सा है, क्योंकि देखिए ये जो कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, इसको क्यों रखा गया लिविंग पर्सन पे। देखिए हमारे जो भी कानून बनाए जाते हैं वो हमारे समाज को देखते हुए बनाए जाते हैं, यानी कि समाज में जो प्रथाएं चल रही है, ठीक है। देखिए कभी भी क्या होता है कानून, और अगर मैं प्रथाओं की बात करूं तो प्रथाएं पहले आई हैं, कानून बाद में आया है। कानून ने कभी ये तय नहीं किया था कि एक लड़का लड़की की शादी होगी और लड़की लड़के के घर जाएगी, ये प्रथाएं थी जो पहले से चले हुए आती हैं। और कानून क्या करता है, उन प्रथाओं को, उनका जो एक नैतिकता होती है उसके आधार पे उनको जज करता है। अगर वो नैतिकता में खरे उतरते हैं वो प्रथाएं, तो कानून उनको सपोर्ट करता है, अन्यथा कानून उनको सपोर्ट नहीं करता है, दंड देता है, राइट।
तो आपको ये समझ में आया होगा कि प्रथाएं पहले आई हैं कानूनों से। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपको कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स दिख रहा है कि भारत की परंपराएं ऐसी हैं कि जब भी संपत्तियों का हस्तांतरण हुआ है या अंतरण हुआ है, एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज होता है, तो ज्यादातर वो एक संगठन में हुआ है, संगठन में हुआ है, राइट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे आप इमेजिन करिए, जैसे धर्मपाल थे। धर्मपाल एक पाल शासक थे ये। इनका जो समयकाल है वो लगभग 770 से 810 का है, धर्मपाल का। धर्मपाल ने क्या किया था कि बुद्धिज्म को पनपने के लिए बुद्धिज्म को पनपने के लिए इन्होंने 200 गांव दे दिए थे एक मठ को। मठ बनाने के लिए इन्हें, मतलब मठ बनाने के लिए इन्होंने 200 गांव दे दिए थे समूह को। ठीक है। अब देखिए धर्मपाल जो हैं खुद एक राजा हैं। राजा मतलब एक संस्थान का है ना। एक राजा एक अकेला नहीं होता, पूरे राज्य का एक राजा होता है। तो अगर वैसे देखोगे तो ये भी संगठन है। और उसने 200 गांव दे दिए। किसको दे दिए? ऐसे लोगों को जो मठ चलाना चाहते हैं। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको समझाना चाहा कि भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास ऐसा रहा है कि जब भी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर हुई है वो केवल लोगों के बीच नहीं हुई है, वो ऐसे संगठनों के बीच भी हुई है। तो इसीलिए टीपीए में इस बात का ध्यान दिया गया, क्योंकि अंग्रेजों ने इस चीज को बनाया, तो ध्यान दिया गया कि जो प्रॉपर्टी होती है वो भारत की स्थिति ऐसी है जिसमें संगठन भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं। संपत्ति का जो अंतरण है वो संस्थानों के बीच में भी है। इसीलिए लिविंग पर्सन में आज आपको कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी रखा गया है लिविंग पर्सन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में जो रजिस्टर्ड है और अनरजिस्टर्ड है, उसमें एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, देखिए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में आपको दो विकल्प दिखाई दे रहे हैं, एक रजिस्टर्ड, एक अनरजिस्टर्ड, राइट। अब आपको आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड जैसे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, आप और मैं एक साथ कुछ काम करते हैं, ठीक है, कुछ भी हम काम करते हैं, तो अगर हम उस काम जो हम करते हैं, जो हमने संस्थान बनाया है, उसको हम अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कराएं तो कंपनी बन जाएगी, आप समझिए। तो अर्थात जो हमारी कंपनीज होती हैं वो कहीं कहीं ना कहीं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ही होती है, ये आप समझ लीजिए। अगर हमने रजिस्टर करा दिया कंपनीज एक्ट में तो वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया। और कंपनी को अभी हमने क्या बोला, वो एक लिविंग पर्सन में आएगा एज पर टीपीए। तो ये तो रजिस्टर्ड तो इतना कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है अनरजिस्टर्ड। देखिए अनरजिस्टर्ड भी भारत में अलाउ है, संगठन ऐसे जो अनरजिस्टर्ड रहते हैं पर वो काम करते हैं, वो अलाउड हैं। क्यों? क्योंकि देखिए भारत में अगर आप देखेंगे मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में आप जाएंगे तो आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता है ये है आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 97th अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटी भी यहाँ पर शब्द जोड़ दिया गया 19(1)(c) में। तो यानी कि भारत में एक एसोसिएशन, एक समूह बनाने का एक मौलिक अधिकार है। इसीलिए हर समूह को रजिस्टर्ड करना वो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार के विरुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हमारी कानूनी प्रक्रिया ऐसी होती है जहां पर अनरजिस्टर्ड आप संगठन बना सकते हैं, आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि उसका बैकअप क्या है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। पर अनरजिस्टर्ड में एक बात याद रखिएगा, अनरजिस्टर्ड को लेकर, अनरजिस्टर्ड जो आपका संगठन होता है, ठीक है, जैसे आपने कोई क्लब बना लिया है, आपस ही मिलके आपने क्लब बना लिया है, ठीक है। तो आपस ही मिलके मतलब मानते हैं इस क्लब में 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं। तो इन्होंने आपस में क्या करा, एग्रीमेंट करा, एग्रीमेंट किया। तो आपस में इन्होंने एक एग्रीमेंट किया, तो एक क्लब इन्होंने बना लिया और इसको रजिस्टर नहीं किया है। अब देखिए क्वेश्चन है, क्या ये जो क्लब बनाया गया है एग्रीमेंट के द्वारा, और इस क्लब का नाम हम रख देते हैं XYZ, और इसका जो एक सबसे हेड है सेक्रेटरी, जो इन सब के फैसले लेगा, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को नियुक्त कर लेते हैं, सेक्रेटरी मानते हैं राम है। तो हमने क्या देखा, एक क्लब बनाया गया है, 10 मेंबर्स हैं इसमें, इन्होंने आपस में एग्रीमेंट करके XYZ क्लब बना दिया है और इसका सेक्रेटरी कौन है, राम। अब देखिए क्वेश्चन है कि क्लब के नाम पे, क्लब के नाम पे क्या ये जो राम है, क्लब के नाम पे क्या ये जो राम है जो सेक्रेटरी है, क्या टीपीए के अंतर्गत आएगा? टीपीए के अंतर्गत आएगा? तो इसका आंसर है नो। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पर हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने साफ किया है, उषा रानी, उषा रानी कुंडू, KUNDU, कुंडू केस, ये है आपका 2006 का। इसमें साफ किया है
कि ये जो यहाँ पर क्लब बनाया जा रहा है और जो सेक्रेटरी क्लब के नाम पे जो प्रॉपर्टी को लेना चाहता है या ट्रांसफर करना चाहता है, क्या वो टीपीए के अंतर्गत आएगा? तो नहीं, क्योंकि आपका ये जो क्लब है ये लिविंग पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता है, लिविंग पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता है। आई रिपीट, लिविंग पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आता है अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, राइट? और आपको पता है आपके टीपीए के लिए क्या है, देने वाला भी और लेने वाला भी क्या होना चाहिए, लिविंग पर्सन, तो उसमें ये नहीं आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और निकल के आता है। देखो ये जो है क्लब जो है, क्लब के नाम पे आप नहीं ले सकते, ये अनरजिस्टर्ड है, नहीं ले सकते, राइट? परंतु जो इसके 10 मेंबर्स हैं, अगर वो अपने नाम पे लेना चाहते हैं, अपने नाम को यूज करना चाहते हैं, अपने नाम पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि ये लिविंग इंडिविजुअल्स हैं, ये लिविंग लिविंग पर्सन हैं ये। अगर ये अपने नाम पे करना चाहते हैं तो हो सकता है, अपने नाम पे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो टीपीए के अंतर्गत ये आ जाएंगे, क्योंकि ये मेंबर्स क्या हैं, लिविंग पर्सन है, याद? तो ये चीज याद रखिएगा, ये हो जाएगा। परंतु इस क्लब के नाम पे नहीं होगा क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है। अब यहीं से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी आपको पता है कि ये जो है ये अनरजिस्टर्ड होता है, इसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या टीपीए के अंतर्गत आता है? डज इट कम्स अंडर टीपीए? तो इसका आंसर है यस, इट कम्स अंडर टीपीए। अब आप कहोगे सर ये भी तो एक संगठन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ये अनरजिस्टर्ड है, तो ये टीपीए में कैसे आ गया? देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो है, इसका ये एक स्टैच्यूट स्टैच्यूट बैक इसका जो बैकअप है वो एक कानूनी है, स्टैच्यूट है, राइट? ये गवर्न होता है कानून से, हिंदू लॉ के द्वारा ये गवर्न होता है, इसका रिकॉग्निशन होता है। तो इसीलिए अगर कभी भी कोई स्टैच्यूट जो है, जो कानूनी निकाय होता है, उसका अगर बैकअप होता है तो उसको हम लिविंग पर्सन के अंदर ऐड करते हैं, वो लिविंग पर्सन है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप पैदा हुए, आपको मेंबरशिप कैसे मिलती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की? आपको मेंबरशिप मिलती है जब आप पैदा होते हैं, इसमें कोई आपको एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप जैसे पैदा होते हैं आप इसका पार्ट बन जाते हैं, और ये गवर्न होता है हिंदू लॉ के द्वारा। तो ये स्टैच्यूट है, तो ये आपका टीपीए के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये लिविंग पर्सन की परिभाषा में आ जाता है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑल तो ये अनरजिस्टर्ड है, बट याद रखिएगा ये आपके टीपीए की डेफिनेशन के अंदर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा, अगर क्लब होगा, अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो टीपीए की डेफिनेशन में नहीं आएगा। वहीं पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, क्या वो टीपीए के दायरे में आएगा? तो इसका आंसर है यस, आएगा, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे देखते हैं द एक्ट। यहाँ पर देखते हैं हम द एक्ट। यस, एक सेकेंड मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ कि ऐसा ना हो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। ओके, हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग ऑन ही करना भूल जाते हैं, राइट? आगे देखते हैं द एक्ट। देखिए द एक्ट में क्या है, यहाँ पर एक्ट क्या होना चाहिए, बिल्कुल वॉलंटरली होना चाहिए और इंटरव्यूस होना चाहिए। वॉलंटरी मतलब स्वेच्छा से होना चाहिए, इसमें कोई भी कानूनी दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, ऑपरेशन ऑफ लॉज जो होता है, जैसे मॉर्गेज होता है, जैसे किसी ने सोना लिया, मतलब सोना देकर पैसा लिया, है ना? जैसे सोने में आप अपना गोल्ड दे सकते हैं और पैसा उठा सकते हैं। और कल आपने सारी किस्तें दे दी और जो आप कंपनी आपका सोना नहीं दे रही है, तो आप कानून के द्वारा उनके ऊपर बाध्यता ला सकते हैं कि वो आपका जो सोना है, जो प्रॉपर्टी है, सोना भी आपका एक मूवेबल एसेट हो सकता है, तो वो प्रॉपर्टी आपको वापस दिला दे। तो वहाँ पर ऑपरेशन ऑफ लॉ चलता है, वहाँ पर बाध्यता होती है। यहाँ पर क्या होता है, देने वाले और खरीदने वाले पे, देने वाला और खरीदने वाले के ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं होती है। तो मस्ट बी वॉलेंटरी एंड इंटरविवोस, यानी कि जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है वो जीवित होना चाहिए। और तीसरा है आपका कन्वीनियंस ऑफ प्रॉपर्टी। कन्वीनियंस का मतलब होता है यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर होती है, पासिंग ऑफ ओनरशिप और इंटरेस्ट हो सकता है, राइट? तो पासिंग ऑफ ओनरशिप ये होता है आपका कन्वीनियंस। और प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, राइट? अब जैसे आपके मन में फ्यूचर को देख के हमें कंफ्यूजन होता है कि क्या विल इसमें आएगा, जो विल होती है, तो विल नहीं आ पाएगी, चाहे उसमें फ्यूचर है, ओनरशिप ट्रांसफर फ्यूचर में होगी। पर मैंने क्या बताया आपको कि हमारा जो टीपीए है उसमें इंटरविवोस होना चाहिए। इंटरविवोस मतलब देने वाला और लेने वाला जीवित होना चाहिए। और विल जब एग्जीक्यूट होती है तो देने वाला ज्यादातर उसकी मृत्यु हो जाती है उसमें, तो वो इसमें लागू नहीं होता। यानी कि विल जो है वो टीपीए के अंतर्गत नहीं आता है।
तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में ऐसा होता है, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे पिताजी ने शर्त रखी किसी व्यक्ति से कि अगर तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे तो मैं तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी कर दूंगा, जब तुम विवाह करोगे, और विवाह के बाद 2 साल के बाद अगर मेरी बेटी खुश रहेगी तब मैं तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी करूंगा। तो ये चीज आपकी टीपीए के अंतर्गत आ सकती है, क्योंकि कंडीशन बेस हो गया, राइट। और 2 साल बाद दोनों ही जीवित हैं, ऐसा मान लेते हैं दोनों ही जीवित हैं, क्योंकि विल तो है नहीं है कि मेरे मरने के बाद ही आपको मिलेगा। 2 साल बाद दोनों जीवित हैं, तो ऐसी कंडीशन आपकी फ्यूचर में आ जाएगी, टीपीए के अंतर्गत आएगा, राइट। आगे देखते हैं। अब देखिए लिविंग पर्सन है, स्कोप ऑफ लिविंग पर्सन में क्या क्या है मैंने बता दिया था, ह्यूमन बीइंग आएंगे बिल्कुल, वो नेचुरल पर्सन होते हैं वो आएंगे, कंपनीज आएंगे बिल्कुल, ये रजिस्टर्ड होती हैं, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं ये, जैसे टाटा लिमिटेड, रिलायंस, क्योंकि इनका अपना एक एक नाम होता है, ये एक नेचुरल पर्सन तो नहीं होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, पर इनका नाम होता है, इनको भी वो अधिकार मिलते हैं जो हमारे नेचुरल पर्सन को मिलते हैं। हाँ उतने नहीं मिलते हैं पर मिलते हैं। एसोसिएशंस, बिल्कुल मैंने अभी बताया आपको, एसोसिएशंस आते हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स देख लीजिए, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मैंने अभी बताया था आपको, ये सब आपके आते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपकी अनरजिस्टर्ड होती है, और अनरजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को हम अनइनकॉर्पोरेटेड भी कहते हैं, राइट। और मैंने आपको पहले बताया था एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जो हैं उनको रजिस्टर्ड मैंडेटरी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया आपको आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, जो आपको एसोसिएशन बनाने की एक आज़ादी देता है, एक अधिकार देता है, वो भी एक मौलिक अधिकार देता है, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि आपको रजिस्टर होना ही ज़रूरी है। पर जब आप रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो आप टीपीए के अंतर्गत नहीं आते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन है आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, देखिए सेक्शन 5 डिफाइंस हु कैन ट्रांसफर बट इट डज नॉट ओवरराइड स्पेसिफिक रेगुलेशन एक्ट। मैंने आपको बताया था कि जो आपका टीपीए है वो आपका लॉ इन्फोर्स है ना, प्रवर्त विधि है, तो इसीलिए इसको एक जनरल वे में रखा गया, अर्थात राज्य में, राज्य सूची में जमीन के मुद्दे आते हैं आपको पता है, तो कोई स्पेसिफिक रेगुलेटरी लॉ बनाया गया है तो हमेशा प्राथमिकता उसको मिलेगी, राइट। चलिए यहाँ पर सिनेरियो ए देखते हैं क्या कहता है, ए रजिस्टर्ड कंपनी सेल, अ रजिस्टर्ड कंपनी सेल लैंड। रजिस्टर्ड कंपनी, देखिए कंपनी क्या रजिस्टर्ड, क्या ये हमारा टीपी के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा। अब यहाँ पर है एन अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन ट्रांसफर लैंड विदाउट परमिशन, ये नहीं आएगा। अनरजिस्टर्ड में तो हमने केस भी देखा था उषा रानी वाला, उषा रानी कुंडू केस 2006 का, तो उसमें नहीं आएगा, राइट, ये चीज याद रखनी है। आगे देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, जैसे आइडल हो गया, वक्फ हो गया, ये आपका लिविंग पर्सन के दायरे में नहीं आता है। आई रिपीट, आइडल हो गया, वक्फ हो गया, ये आपके लिविंग पर्सन के दायरे में नहीं आएगा। चलिए ये बात सही है कि जैसे आइडल है या वक्फ है, ये एक लीगल पर्सनैलिटी हो सकते हैं, बट दे आर नॉट लीगल, माफ कीजिएगा, बट दे आर नॉट लिविंग पर्सन। तो लिविंग पर्सन के दायरे में नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली आइडल वक्फ हो गया, ये आपके टीपीए के अंतर्गत नहीं आएंगे। और फ्यूजिटिव ऑफेंडर जो है ये ऐसा व्यक्ति होता है जो कहीं ना कहीं कानून तोड़कर भाग गया होता है, देश छोड़ दिया होता है, जैसे मालिया साहब देख लो, तो ये तो वैसे ही लायबल हो गया, ये तो वैसे ही ब्लैक लिस्टेड हो गया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये भी हमारा पिक्चर में नहीं आएगा। जैसे एक समय, जैसे मैंने कहा ना, जो आपके लॉ इन्फोर्स होते थे वो भारत में, भारत के संविधान के बाद जब लाए गए तो उनके कुछ उस डिग्री को हटा दिया जाता है, उस सेक्शन को हटा दिया जाता है जो भारत के संविधान के सिद्धांतों को, उनके भारत के सिद्धांत, माफ कीजिएगा, भारत के संविधान के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करते हैं। तो वैसे ही इसमें टीपीए एक्ट जो था 1882 का, उसमें एक क्लॉज था स्लेव के लिए, पर स्लेव हमारे वर्तमान में नहीं है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 18 जो है और आर्टिकल 17 जो है, जब इसको साथ साथ आप पढ़ते हैं, राइट, तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है, एक बार आर्टिकल 18 को हटा लेते हैं, 17 देख लेते हैं, या इसको आर्टिकल 23 देख लीजिए। आप आर्टिकल 23 को आप देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बिल्कुल अलाउड नहीं है भारत में। ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन यानी कि मानव की तस्करी बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो स्लेव प्रथा हमारा है ही नहीं। तो देखिए टीपीए का वो भाग जो स्लेव को लेता था उसको रोक दिया आर्टिकल 23 ने, परंतु बाकी जो था उसको लिया हमने। तो ये होता है आपका लॉ इन फोर्स। तो लॉ के उसी भाग को लिया जाता है जो हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों या संविधान के सिद्धांतों के विपरीत ना जाए। स्लेव वाला किसके विपरीत जा रहा था, आर्टिकल 23। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एक टीपीए के अंतर्गत आपका
जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो भी आता है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वो टीपीए के अंतर्गत आता है, क्योंकि देखिए उसको हम लिविंग पर्सन ही मानते हैं। जैसी वो, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो जैसी वो पैदा होगा तब होगी, बिफोर बर्थ नहीं होगी। तो याद रखिएगा कि जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा है, राइट, तो वो क्या टीपीए के अंतर्गत आएगा? क्या उसमें उसके नाम पे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं अंडर टीपीए एक्ट? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चा जो है वो अगर सकारात्मक पहलू में आप देखेंगे तो वो एक लिविंग ही है, बस वो माँ के गर्भ में पल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या है। ट्रांसफर मस्ट बी अ वॉलेंटरी लीगल एक्ट एंड इंटर विवोस, ये मैंने पहले भी बता दिया था आपको, वॉलेंटरली होना चाहिए, किसी तरह का दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको वो सोने वाली बात बताई थी, जैसे मुथूट फाइनेंस होता है, उसमें आप अपना सोना देते हैं और बाद में आपको पैसा मिलता है, और अगर आपने पैसा अपना पूरा लौटा दिया तब भी आपका सोना नहीं दे रहे हैं, तो आप कोर्ट में जाकर फोर्सफुली अपना सोना अपने पास ट्रांसफर करा सकते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, देने वाला और लेने वाला बिल्कुल फ्री होता है, वॉलंटरली एक्ट होता है, और ये इंटरविवोस होता है, दो जीवित लोगों के बीच के ट्रांजेक्शन होता है। दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर करने वाला और जिसको ट्रांसफर करने वाला है, जिसको दिया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, वो एक या दो या खुद भी हो सकता है, वो हमने पहले पढ़ा है, राइट। अब देखिए, बिटवीन लिविंग पर्सन, ए ने बी को किया, ऑपरेट्स इमीडिएटली और ऑन स्पेसिफिक डेट, वो मैंने आपको बता दिया था, वो कंडीशन हो सकती है कि हम बाद में आपको देंगे, पहले बता दिया मैंने। जैसे सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, ये आपका वॉलंटरली एक्ट होता है, ठीक है। और जैसे डीड होता है आपका, विल होती जो, वो आपका सक्सेशन एक्ट जो 1925 का है उसके द्वारा काम करता है, क्योंकि इसमें इंटरविवोस नहीं होता है, क्योंकि जिसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये एग्जीक्यूट होता है, तो इंटरविवोस नहीं होता। इंटरविवोस में दोनों पक्ष जीवित होने चाहिए, राइट, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये मैंने बताई दिया आपको, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ट्रांसफर इसमें होता है। और देखिए प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, उसमें प्रॉपर्टी में आपके टेंजिबल थिंग्स आती हैं, लैंड आता है, हाउस आता है। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं, जो सब्सटेंटिव होते हैं, लैंड हो गया, हाउस हो गया, ठीक है। राइट्स हो गए, टाइटल हो गया, ओनरशिप हो गया। देखिए टाइटल भी आज वर्तमान में हमें नहीं दिखाई देता है। टाइटल मैंने बताया आपको, आर्टिकल 18 क्या करेगा, इसको रोक देगा। तो टाइटल तो नहीं दिखता है, पर ओनरशिप जो होती है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटरेस्ट होता है आपका, ठीक है, जैसे राइट टू पोजेस हो गया, ये आपका इंटरेस्ट होता है, राइट। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसे इंटरेस्ट को ही मैं समझा देता हूँ। जैसे लीज होती है, राइट, लीज का मतलब ये नहीं होता ओनरशिप आपका, बस लीज में एक इंटरेस्ट जो होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे आप पता ही, आप लीज पे देते हैं किसी को, अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं कि तुम भैया होटल चलाओ इसमें, आपका इंटरेस्ट बस होटल तक होना चाहिए। मेरे संज्ञान में एज अ ओनर हूँ, मैंने आपको ये होटल चलाने के लिए दिया है, तो आप इसमें होटल चलाएंगे, होटल के अलावा कुछ नहीं चलाएंगे, राइट। तो ये जो इंटरेस्ट है जिसको मैंने लीज पे दिया है, वो फर्दर सब लीज कर सकता है, पर इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट है उसी को दे सकता है। फर्दर क्या कर सकता है, वो किसी और को होटल चलाने के लिए ही दे सकता है, पर ओनरशिप नहीं दे सकता, क्योंकि जो राइट उसके पास खुद नहीं है, जो राइट उसके पास खुद नहीं है तो वो उसको नहीं दे सकता है। मेरे वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया कि जिसको मैंने लीज दी है, अगर वो सब लीज कर रहा है, फर्दर लीज कर रहा है, तो वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि ओनरशिप तो उसके पास है ही नहीं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ही ट्रांसफर ट्रांसफर होता है, तो ये टीपीए के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, गोल्डन रूल में क्या लिखा था, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल राइट्स which the transferor possesses or has the right to possess. You can transfer only what you have. जैसे मैंने बताया ना, जिसको मैंने लीज दी है, वो जो सब लीज कर रहा है वो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता, वही कर सकता है जो उसके पास राइट्स है, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, अ टेनेंट कैन नॉट सेल द हाउस, किराएदार है वो हाउस नहीं बेच सकता, क्योंकि उसके पास ओनरशिप थोड़ी ना है, बट कैन ट्रांसफर देयर लीज होल्ड राइट्स, राइट। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ बता रखा है आपको, वेस्टेड और कंटीजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट वो होता है जहां पर आपका श्योर शॉट होता है कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी ही। देखिए क्या है, ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी आफ्टर एज डेथ, यानी कि यहाँ पर विल की बात कर रखी है, तो बी के पास प्रॉपर्टी आनी है, राइट, चाहे पोजीशन जो है लेटर है। और जो कंटीजेंट होता है इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, जैसे यहाँ पर कंडीशन बेस हो जाता है, जैसे ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू बी इफ बी पासिस द यूपीएससी एग्जाम। ए को फादर मान लीजिए, बी को बेटा मान लीजिए, तो फादर बेटे से कह रहे हैं कि तुम यूपीएससी की परीक्षा निकाल लोगे तब तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देंगे। अब इसमें कंडीशन भी तो है कि एग्जाम नहीं भी तो निकल सकता है, राइट, तो ये चीज याद रखेगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ है, कॉम्प्लेक्स राइट्स ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, एक्शनेबल क्लेम होते हैं, जैसे ए क्लेम इन्फोर्स बाय फाइलिंग अ सूट। जैसे इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, इफ ए लैंड्स 1 लाख टू बी, ए ने 1 लाख रुपए बी को दिए, और कहीं ना कहीं ए के पास अधिकार है कि वो अपनी जो ये 1 लाख हैं उसको वापस प्राप्त कर ले। अगर वो नहीं देगा, बी नहीं देगा टाइम पे, तो फिर ए उसको फोर्स करा सकता है। तो ये भी आपके, ये जो रिकवरी होती है पैसे की, ये भी आपके प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। और एक होता है राइट ऑफ रिडम्पशन, जैसे मॉर्गेज आपने सुना होगा, ठीक है। जैसे मॉर्गेज के आधार पे जो सिक्योर्ड लोन होते हैं, उसमें आप कुछ मॉर्गेज देते हैं, अपने घर के कागज आपने दिया, अपने लोन ले लिया, और आपने जब पैसा चुका दिया तो आप उस इंस्टीट्यूशन से, उस बैंक से अपना मॉर्गेज, अपना दिया हुआ जो अपने घर के कागज दिए हैं वो वापस ले सकते हैं, राइट। इसमें भी आप फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब है राइट ऑफ रिवर्जन। तो यहाँ पर है कि जो लैंडलॉर्ड राइट टू गेट द हाउस बैक आफ्टर अ लीज एक्सपायर, जैसे मैंने कहा ना, लीज होती है, जैसे आपने किसी को लीज पे दिया है, 5 साल की लीज पे दिया है, फिर जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है। तो ये सब जो होते हैं, ये जितने भी ये कॉम्प्लेक्स राइट्स हमने चर्चा करी अभी, ये तीनों में आपने राइट्स की अधिकारों की बात देखी होगी, तो इन अधिकारों को भी हम प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट। अब क्वेश्चन है क्या ये टीपीए के अंतर्गत आता है, तो देख लीजिए इसमें कंडीशन फुलफिल हो रही है, प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी हो रहा है, और इसमें इंटर विवोस भी हो रहा है, जीवित हैं लोग, तो क्या ये टीपी के अंदर आएगा? तो यहां पर है हाँ आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है, राइट। अब यहां पर आपको जरा ध्यान से समझना है, वैलिड और इनवैलिड हम देख लेंगे। ए ट्रांसफर लैंड टू हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ जॉइंटली, बिल्कुल सेक्शन 5 के अंतर्गत आएगा ये। सिनेरियो देखते हैं, ए राइट्स अ विल गिविंग प्रॉपर्टी टू बी, विल आ गया, देखिए विल आपके टीपीए में नहीं आता है। सिनेरियो ए ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू एन अनबॉर्न चाइल्ड, ये आएगा, मैंने कहा था ना अनबॉर्न चाइल्ड जो है उसको हम लिविंग ही मानते हैं, तो ये आएगा, ये वैलिड कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इंग्लिश लीगल टर्म्स हैं, इसका हिंदी में क्या है, लिविंग पर्सन मतलब जीवित व्यक्ति हो गया, इसमें आपका कंपनी संस्थान सब आते हैं। इंटरविवोस मतलब होता है जीते जी, इंटरविवोस मतलब हो गया जीते जी, तो इंटरविवोस में हमने कहा है कि दोनों ही जीते जी होने चाहिए, बिटवीन लिविंग पर्सन, जीते जी। टेस्टामेंटरी मतलब होता है वसीयत, जिसे इंग्लिश में विल कहते हैं, जो आपके टीपीए में नहीं आती है। कन्वीनियंस मतलब होता है हस्तांतरण, यानी कि ट्रांसफर करना, चाहे वो टाइटल हो या ओनरशिप हो, टाइटल तो क्या नहीं होती है। कंटिजेंट इंटरेस्ट देखते हैं, कंटिजेंट इंटरेस्ट का मतलब है अनिश्चित, यानी कि इसमें कोई गारंटी नहीं होती है। कंटिजेंट इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था, वो कंडीशन बेस होता है, वही बात। ए फादर है, बी बेटा है, तो इन्हें कहा यूपीएससी की परीक्षा निकालोगे तो तुम्हें ओनरशिप मिलेगी। एक्शनेबल क्लेम जो होते हैं, ये वाद योग्य दब होता है, यानी कि यहाँ पर होता है कि आपको सू किया जा सकता है, यहाँ पर अधिकार होता है फॉर द डेब्ट, जो उधार आपने लिया है, अगर आप नहीं चुकाएंगे तो उसमें आपके पास अधिकार होता है, जिसने उधार दिया है वो उसको सू कर सकता है, राइट। तो यहाँ पर हमने देखिए अब क्या पढ़ा हमने, अब एक समरी हम देख लेते हैं। जो टीपीए है उसके टीपीए में जो परिभाषा है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की जो परिभाषा है, वो सेक्शन 5 में हमें दिखती है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिविंग पर्सन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक्ट क्या होना चाहिए, इंटर विवोस होना चाहिए, जैसे इंटर विवोस का मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, जीते जी, राइट, ये देखिए जीते जी होना चाहिए। इसमें विल नहीं आएगी, क्योंकि विल एग्जीक्यूट कब होती है, जब एक की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी को देखिए याद रखेगा, आपका टीपीए एक्ट में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, तो इसका दायरा बहुत बड़ा है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी के बारे में देखा था, इसमें प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा, तो याद रखिएगा टीपीए में प्रॉपर्टी को परिभाषित नहीं किया है, तो इसका दायरा थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। जैसे इसमें एक्शनेबल आ जाते हैं, क्लेम्स आ जाते हैं, राइट्स आ जाते हैं, तो अभी हमने चर्चा करी थी, राइट, वो सब इसमें आ जाएंगे। और इसमें जो टाइम है वो है प्रेजेंट फ्यूचर। तो ये जो कंडीशंस हैं, जब ये फुलफिल होती हैं तभी वो टीपीए के अंतर्गत आ सकता है। तो इंटर विवोस होना चाहिए, लिविंग पर्सन होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं प्रेजेंट या फ्यूचर होना चाहिए। तो ये होता है आपका टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कहाँ परिभाषित है आपका सेक्शन 5 में। और आगे क्या है, सेक्शन 5 इज रेस्ट्रिक्टेड टू लिविंग पर्सन, ये सिर्फ किसको डील करती है, लिविंग पर्सन को, लिविंग पर्सन, लीगल पर्सन नहीं, लिविंग पर्सन, राइट। पर्सन इंक्लूड कंपनीज एंड एसोसिएशन, प्रॉपर्टी राइट्स आर ब्रॉड, मस्ट बी करेंटली पोसेस्ड, यानी कि प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो परिभाषित नहीं है। व्हाट इज प्रॉपर्टी, ये परिभाषित, जब प्रॉपर्टी ही परिभाषित नहीं है तो जो राइट्स हैं वो कहाँ से, तो
वो डिपेंड करता है समय के अनुसार, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा, इसको एक बार जरूर समझिएगा, क्योंकि समझने में जितना आप ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ जानने से मतलब है, रटने से मतलब है, तो वहां पर आपको कल क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, राइट। और बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। तो यहीं से एंड करते हैं। जय हिंद गाइस।